ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दंगल 2022 और अब हम बात करेंगे अंबेडकर नगर के बाद उत्तर प्रदेश की झांसी सीट की, क्योंकि यह भी बेहद अहम सीट मानी जाती है। झांसी सदर सीट पर जातीय समीकरण के नजरिए से ब्राह्मण वोटर सबसे अधिक निर्णायक माना जाता है। चुनाव के लिहाज से देखें तो विधानसभा सीट ब्राह्मणों के वर्चस्व वाली सीट मानी जाती है। रानी लक्ष्मीबाई की नगरी होने के बावजूद झांसी पर्यटन का केंद्र नहीं बन पाई है और ऐसे में आम लोगों का मानना है कि इस बार के चुनाव में पर्यटन सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जनता यानी आम जनता के दिल में क्या कुछ चल रहा है, ये जानने की कोशिश की। जनता के बीच पहुंचे हमारे संवाददाता धर्मेंद्र साहू ने। देखिए उनकी ये खास रिपोर्ट। सहारा प्रणाम। हमारे इस खास कार्यक्रम दंगल में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं झांसी में। उत्तर प्रदेश में चुनावी फिजाएं देखने को मिलने लगी हैं। बुंदेलखंड में भी चुनावी रंग चढ़ने लग गया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं झांसी में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग। हम उनसे बात कर लेते हैं कि बुंदेलखंड में क्या मुख्य मुद्दे चुनाव में होने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आचार्य हरिओम पाठक से, महानगर धर्माचार्य हैं। आचार्य जी, क्या मुख्य मुद्दा रहने वाला है आपकी दृष्टि से? जी, पहले तो मैं सहारा समय के दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूं। धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। बुंदेलखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और मुख्य मुद्दा बनने वाला है यहाँ का पर्यटन। यहाँ ओरछा है, यहाँ इतने किले हैं, तालाब हैं, महल हैं। झांसी जनपद के आसपास इतना ज़्यादा पुरातत्वीय क्षेत्र है जहाँ अपार संभावनाएं हैं पर्यटन की और करोड़ों रुपया उससे सरकार को और आम जनता को प्राप्त हो सकता है। इसलिए यदि यहाँ सरकार हवाई अड्डा बना देती है, हवाई जहाज यहाँ इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन जाए, हवाई अड्डा लोकल नहीं चाहिए, यहाँ इंटरनेशनल हवाई अड्डे की ज़रूरत है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ यदि बना देती है सरकार, तो यहाँ विकास में बहुत बड़ा योगदान होगा और पूरे विश्व में पर्यटन की बहुत बड़ी संभावनाएं झांसी को, झांसी के आसपास के क्षेत्र को, पूरे बुंदेलखंड को प्राप्त होने वाली हैं। आचार्य जी, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मांग कर रहे हैं, पर्यटन तभी बुंदेलखंड में, झांसी में बढ़ेगा। देवप्रिया उक्सा हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर काम कर रही हैं यहाँ पर, और क्या मानती हैं बुंदेलखंड में किस तरीके से महिलाओं के लिए काम होना चाहिए? बिल्कुल, धन्यवाद प्रश्न के लिए। जैसे आपने कहा कि महिलाओं के लिए क्या काम होना चाहिए, तो सबसे पहला अगर हम अपनी जनसंख्या को देखते हैं तो 52-48 का प्रोपोर्शन है हमारा। हम 48 हैं, बाकी हमारे पुरुष वर्ग 52% है। लेकिन अगर शिक्षा के उस पर देखा जाए तो आज भी महिला उस प्रकार से शिक्षित नहीं है। तो मैं सबसे पहले सरकार से कहना चाहूँगी कि इस बार का मुद्दा वो बनाए शिक्षा को, क्योंकि जब बच्चे शिक्षित होंगे, महिलाएं शिक्षित होंगी, परिवर्तन आएगा। क्योंकि शिक्षित महिला ही स्वावलंबी महिला बन सकती है। स्वावलंबन तभी आ सकता है, स्किल डेवलपमेंट को डेवलप करिए, यहाँ पर रोजगार लेकर आइए। महिलाओं के पास काम नहीं है, जब दोनों पुरुष और महिला एक फैमिली में से काम करने निकलती हैं तो उनका स्तर अपने आप बढ़ेगा। तो अगर हमें अपना समाज का स्तर बढ़ाना है तो दोनों लोगों को काम करना पड़ेगा, यही एक बड़ा मुद्दा है। महिलाओं की लिए शिक्षा को सर्वोपरि बता रही हैं देवप्रिया जी। जितेंद्र तिवारी हैं, शिक्षा जगत से भी जुड़े हैं और स्वास्थ्य को लेकर बड़ा मूवमेंट इन्होंने, स्वच्छता को लेकर बड़ा मूवमेंट झांसी में चलाया है। देवप्रिया जी बता रही थी कि शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन जो नीतियां हैं वो तो बड़ी मुश्किल हैं। एजुकेशन लोन भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो फिर कैसे बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा? देखिए, जैसे देवप्रिया उक्सा जी ने कहा कि शिक्षा बहुत जरूरी है, निश्चित तौर पर बुंदेलखंड शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा है। अब कैसे ये पिछड़ापन हमारा दूर होगा, तो मैं बता दूं कि चूंकि हमारा बुंदेलखंड का एक छात्र जिसकी पढ़ाई प्रारंभ से ही हमें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही, अच्छे कॉन्वेंट स्कूल नहीं है, या जो है भी तो वो बहुत महंगे हैं, तो मैं समझता हूं कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें हम स्टार्टिंग से ही पीछे रह जाते हैं बुंदेलखंड में। तो मेरा मानना यह है कि एक तो सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थान, चिकित्सीय शिक्षण संस्थान सब झांसी में खुलना चाहिए और उनकी जो परीक्षा है, जैसे अभी झांसी में एक मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस छात्रों के लिए है, लेकिन उसकी परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर होती है, तो हमारा झांसी का, बुंदेलखंड का छात्र बहुत पीछे रह जाता है और बड़े बड़े महानगरों के छात्र जो बचपन से ही बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं, कंपटीशन की कोचिंग कर रहे होते हैं, वो यहाँ पर एडमिशन पा जाते हैं। तो हमारा मानना यह है कि जो भी तकनीकी और चिकित्सीय शिक्षण संस्थान खुले उसका एक अलग
बोर्ड बुंदेलखंड का बने, जिसमें बुंदेलखंड के छात्रों का कंपटीशन हमारा आपस में हो। ये 10, 12, 20 जो जिले हैं उनके हमारे बीच में जो कंपटीशन होगा, तब हमें अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। और अभी तकनीकी शिक्षण संस्थान बहुत खुल रहे हैं, लेकिन वो प्राइवेट हैं तो उतनी फीस बुंदेलखंड के पिछड़े लोग नहीं दे सक रहे, इसलिए हम लोग बहुत पीछे हैं। सरकारी संस्थानों की बहुत जरूरत है इधर, जो तिवारी जी कह रहे हैं। मेरा एक मानना और है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए भी, जैसे उत्तर प्रदेश स्तर पर जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं तो उनके मुख्यालय लखनऊ और इलाहाबाद में होते हैं। तो हमारा कंपटीशन, हमारे बेरोजगार का कंपटीशन जो बगैर कोचिंग संस्थान के इलाहाबाद के छात्र से लड़ता है, लखनऊ के छात्र से लड़ता है, तो हम उस प्रतियोगी परीक्षा में आगे नहीं बढ़ पाते, हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती। इसलिए मेरा मानना कि प्रतियोगी परीक्षाओं का भी एक बुंदेलखंड का अलग बोर्ड का गठन होना चाहिए। यदि वास्तव में आप बुंदेलखंड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, झांसी जैसे पिछड़े क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये 2 काम मूलभूत हैं और उनकी बहुत आवश्यकता है। संचित मल्होत्रा, यदि एजुकेशन मिल भी गई लोगों को तो रोजगार नहीं है इधर, क्या क्या करना चाहिए सरकार को या प्रतिनिधियों को? एजुकेशन है बट रोजगार नहीं है। इसका सबसे बड़ा एक जो मैंने अनुभव किया है कि एक प्रॉपर स्किल सेट नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर यूथ को। और 65% एजुकेटेड लोग भी आज तक अनएम्प्लॉयड हैं। जो एम्प्लॉयर्स हैं, अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि जिस हिसाब से, जिस क्वालिटी से उनको काम मिलना चाहिए, वो आज का यूथ नहीं दे पा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा एक जो कमी नज़र आ रही है वो यही है कि जो प्रॉपर स्किल सेट, जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया करके एक प्रोजेक्ट चलाया है, एक योजना चलाई है, उसमें लोगों को स्किल किया जा रहा है, लेकिन वो सर्टिफिकेट जहां वो लगाना चाह रहे हैं वहां पर उस प्रॉपर स्किल की वो मान्यता नहीं जानी जा रही है। जैसे कि इन्फोसिस चलाती है, तो इन्फोसिस अपना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम फिर चलाती है एजुकेशन होने के बाद। भार्गव जी, दरअसल जितनी भी अभी समस्याएं आई, जैसे जीतिन जी ने कहा कि हमें कंपटीशन जैसे मल्होत्रा जी ने कहा, इन सब का इलाज, सारी बीमारियों का एक ही इलाज है, पृथक बुंदेलखंड राज्य। चाहे पर्यटन का हो, आपको पर्यटन के बारे में मैं बता दूं कि पर्यटन, जो विश्व का पर्यटक आता है, बरसात में हिंदुस्तान में आना बंद कर देता है, क्योंकि पहाड़ खिसकते हैं, पहाड़ों पे जाता है। केरला में बारिश ज्यादा होती है। केवल बुंदेलखंड एक ऐसी जगह है कि इसे इंद्र की नगरी कहा जाता है। बरसात में अगर कोई क्षेत्र सबसे खूबसूरत होता तो बुंदेलखंड होता है। यहाँ पर्यटकों को आकर्षित तभी किया जा सकता है तब बुंदेलखंड राज्य बने, उसका प्रचार प्रसार हो पर्यटन क्षेत्रों का। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ का पलायन, यहाँ की शिक्षा, यहाँ की भुखमरी, यहाँ की जल समस्या, इन सब के लिए एक ही इलाज है बुंदेलखंड राज्य, जो सरकार मानती है। सरकार ने माना है। हमारी उमा भारती जी यहाँ से जब सांसद का 2014 में इलेक्शन लड़ी तो उन्होंने मंच से कहा था कि अगर केंद्र में हमारी सरकार आती है तो 3 साल के अंदर बुंदेलखंड पृथक राज्य बना दिया जाएगा, जिससे यहाँ की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उनके समक्ष थे, उन्होंने भी इस पर सहमति जताई। अब सरकार का ये नीति समझ में नहीं आ रही है कि बुंदेलखंड बनाना क्यों नहीं चाहता। इसका कारण एक ये है। तो अब 100 बीमारियों का एक इलाज बुंदेलखंड राज्य मानते हैं दिनेश भार्गव जी। यहाँ का जो स्थानीय कलाकार है उसको वो प्रसिद्धि नहीं मिल पा रही है। आरिफ जी, इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई किसी को नहीं बढ़ा सकता, जिसमें आग होती है वही बढ़ता है आगे। तो क्योंकि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, मंजिल की राह गुजर पे मेरा कारवां तो है। तो जब आप लक्ष्य के प्रति बढ़ने लगते हैं तो लक्ष्य अपने आप आपके करीब आता जाता है। मैं झांसी की बता दूं, झांसी में बहुत सारी शूटिंग हुई है, चाहे रावण हो, रावण हमारे यहीं लोहर गांव है चिरगांव के पास, वहाँ पर उसकी शूटिंग हुई थी। अभी पिछले दिनों 1.5 बीघा ज़मीन यहाँ पर शूट हुई है। यहाँ एक माहौल तो बन रहा है, स्थानीय प्रतिभाओं के लिए भी माहौल बन रहा है। और हम लोग तो हमेशा यहाँ पर निःशुल्क कार्यशाला करते आए हैं बच्चों को सिखाने के लिए। बहुत सारे लोग हमारे मुंबई में जाकर काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ का जो सौहार्द का वातावरण है वो बना हुआ है। बस जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं उनसे मुझे थोड़ी वो
रहा है कि जहाँ चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, वो कलाकारों को उतनी तवज्जो नहीं देते हैं कि न देने का कारण उनमें घमंड और गुरूर ज्यादा मुझे दिखाई देता है, अपेक्षाकृत उनमें लचीलापन कम है। अगर वो लचीलापन लाके अपनी कला की कद्र करेंगे तो कला की कद्र करने वाला जिला हो चाहे नगर हो वही तरक्की करता है। जो कला का सम्मान नहीं करता राष्ट्र, वो मृत प्राय होता है। इसीलिए अगर अपने को जीवंत बनाना है और संस्कारों और संस्कृति को जीवंत बनाना है तो कला की इज्जत करना चाहिए, कला का सम्मान करना चाहिए। तो आपने देखी दो शहरों की ग्राउंड रिपोर्ट, झांसी और अंबेडकर नगर। जाहिर तौर पर जमीनी स्तर पर वहां क्या कुछ चल रहा है, लोगों के जहन में क्या कुछ चल रहा है, आने वाली सरकार की क्या तस्वीर उनके जहन में उभर रही है, यह आप तक पहुंचा रहा है सहारा समय। और आपसे प्रॉमिस करते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की हर रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए शहर की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत।